नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, अगर आप राजस्थान पुलिस परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाला हूं और बायोलॉजी में श्वसन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन हो सकता है कि आपको सिंपल दिख रहा हो, लेकिन इसमें मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आने वाले आगे के जो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं और उन 2 क्वेश्चनों में जो आपको जानकारी देने वाला हूं वो इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन में आपको आपके चैप्टर का मतलब समझ में आएगा कि एक्चुअली में इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ते हैं। मैंने इस वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश की है। ये तो आप भी जानते हो कि एक क्लास में पूरे चैप्टर को कवर करना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन फिर भी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सभी चीजें मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र वाला चैप्टर संपूर्ण पढ़ना है तो बेटा आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर बी है फेफड़ों में गैस का भरना, ऑप्शन नंबर सी है आवाज बनाना, ऑप्शन नंबर डी है कोशिकाओं का निर्माण करना। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा का निर्माण करना। मैंने ऊपर चैप्टर का नाम लिख रखा है जो मैं समझाता हूं आगे 5 से 7 मिनट में, उस चीज को ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आएगी लास्ट में। यहां पर लिखा हुआ है श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है, तंत्र का मतलब क्या होता है, अंगों का समूह है। क्या होता है, अंगों का समूह है। और रेस्पिरेटरी श्वसन का मतलब क्या है, रेस्पिरेशन से है बेटा, रेस्पिरेशन से यानी कि श्वसन से। तो ऐसे अंगों का समूह है जो श्वसन में सहायक होता है। ऐसे अंगों के समूह को श्वसन तंत्र कहा जाता है यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। अब बात आती है कि भैया ये रेस्पिरेशन है क्या, ये श्वसन है क्या। तो ध्यान से समझना, हमारे वातावरण में एयर होती है, हवा होती है, और इस एयर में बहुत सारी गैसें मिश्रण में होती है, जैसे कि ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है और भी अदर गैसें होती है। इस एयर को हम इनहेल करते हैं बेटा नोज की सहायता से यानी कि नाक की सहायता से। नाक के बाद में यह हवा कहाँ जाती है, आपके फेरिक्स में जाती है, फेरिक्स में जाती है यानी कि ग्रसनी में जाती है। ग्रसनी भोजन और वायु का कॉमन पथ होता है और इस फेरिक्स के बाद में लेरिक्स में जाती है। इस लेरिक्स को साउंड बॉक्स भी कहा जाता है यानी कि ध्वनि यंत्र भी बोला जाता है, वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इस लेरिक्स के बाद में ये लेरिक्स लगा होता है आपकी विंड पाइप पर यानी कि वायु नली पर, जिसे आप ट्रेकिया भी बोलते हो। तो इस वायु नली में जाती है और वायु नली के बाद में ये एयर जाती है आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में। और फेफड़ों में क्या होता है, तो आप सभी को पता है ब्लड होता है। क्या होता है, ब्लड। अब मैंने आपसे कहा कि एयर जब हम इनहेल करते हैं यानी कि हवा को जब हम लेते हैं तो ये नाक से होती हुई फेरिक्स, लेरिक्स और विंड पाइप से होती हुई कहाँ पहुंचती है, आपके फेफड़ों के पास पहुंचती है। तो फेफड़ों तक तो भैया सारी की सारी ही गैसें आती है यानी कि पूरी हवा आती है जो कि गैसों का मिश्रण है, जिसमें ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है और भी अदर गैसें होती है। लेकिन भैया हमारे लंग्स में ब्लड होता है और ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। इस हीमोग्लोबिन के साथ में सिर्फ ऑक्सीजन गैस जुड़ती है और बाकी की जितनी भी गैसें आई है वो वापस इसी रास्ते से बाहर चली जाती है भैया, इसी रास्ते से बाहर चली जाती है, जिस रास्ते से वो आई है उसी रास्ते से। अब ये हीमोग्लोबिन के साथ में जो ऑक्सीजन जुड़ा है, ये हीमोग्लोबिन यानी कि ये ब्लड जो होता है ये इस ऑक्सीजन को हमारी सेल्स के पास लेकर के जाता है, हमारी कोशिकाओं के पास लेकर के जाता है
और कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिकाओं में होता है ग्लूकोज C6H12O6, और इस ग्लूकोज को इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है और भैया कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है भैया। ऊर्जा का निर्माण होता है और ये सारी प्रोसेस, ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन कहलाती है, यानी कि श्वसन कहलाती है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ? अरे भैया लास्ट एंड फाइनल ऊर्जा का निर्माण करना, और इस ऊर्जा को हमारे शरीर के सेल टिश्यू ऑर्गन काम में लेते हैं, और भैया जिससे हमारे सेल टिश्यू ऑर्गन में कार्य करने की क्षमता आती है, हमारे शरीर में कार्य करने की क्षमता आती है। बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भैया ऊर्जा का निर्माण करना है। फेफड़ों में गैस का भरना नहीं है, आवाज का बनाना नहीं है, कोशिकाओं का निर्माण करना नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य है ऊर्जा का निर्माण करना। और हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये रेस्पिरेशन कितने प्रकार का होता है, किस तरीके से ऊर्जा का निर्माण होता है, किस तरीके से नाक से होती हुई फेरिक्स, फिर लेरिक्स, फिर विंड पाइप, फिर लंग्स, इन सभी के बारे में बेटा इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। और किस तरीके से ऊर्जा का निर्माण होता है और किस तरीके से गैसों का यहां पर आदान प्रदान होता है, बाकी गैसें वापस चली जाती है, वो सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं भैया। लेकिन यहां पर तो मैं आपको क्वेश्चन सेशन करा रहा हूं, तो इस चैप्टर में या तो पढ़ा नहीं सकता, इसलिए कहता हूं कि अगर आपने श्वसन तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भैया आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर पढ़ लेना। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, एयर आई हमारे लंग्स तक, बाकी ले एयर वापस चली गई, सिर्फ ऑक्सीजन रुका, और ऑक्सीजन ये ब्लड के साथ में हमारी कोशिकाओं के पास पहुंचा और कोशिकाओं में ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा का निर्माण किया। ये सारी प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाती है, यानी कि श्वसन कहलाती है। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस चीज को ध्यान रखना क्योंकि यह आगे काम में आने वाली है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके भैया, देखिए भैया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अच्छा क्वेश्चन है गाइज। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला हूं वो कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। कहने का मतलब पूछे जाने की संभावना है, और भी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मानव शरीर में अनोक्सी श्वसन कहाँ होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 कोशिका द्रव में, ऑप्शन नंबर बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा गाइज? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्या पूछा है आपसे, अनोक्सी श्वसन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव। देखिए बेटा कॉन्सेप्ट को समझिए। अभी मैंने आपको रेस्पिरेशन के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? रेस्पिरेशन के बारे में बताया, यानी कि श्वसन के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपसे कहा कि हम भैया एयर लेते हैं नाक की सहायता से, फिर वो फेरिक्स के पास पहुंचता है, फेरिक्स, फिर लेरिक्स, फिर विंड पाइप, फिर हमारे लंग्स, और लंग्स में से ऑक्सीजन गैस ब्लड में घुलती है, हमारी कोशिकाओं के पास पहुंचती है, और कोशिकाओं में पहुंच करके भैया ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ती है और ऊर्जा का निर्माण करती है। तो ये सारी प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है, श्वसन कहलाता है। अब ये जो श्वसन होता है ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, ध्यान से समझना। एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को हिंदी में कहा जाता है ऑक्सीश्वसन और इसको कहा जाता है अनोक्सीश्वसन। अनोक्सीश्वसन
या फिर इससे कहा जाता है वायवीय श्वसन। एरोबिक रेस्पिरेशन को वायवीय श्वसन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर आप कह सकते हो अनएरोबिक रेस्पिरेशन को अवायवीय श्वसन। अब आगे देखिए भैया, ऑक्सीश्वसन, ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा हो, यानी कि ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन सहायक हो। तो भैया ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और ये जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है अनॉक्सीश्वसन, ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन ना हो, यानी कि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। मैंने कहा रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इस एरोबिक रेस्पिरेशन को ऑक्सीश्वसन या वायवीय श्वसन कहा जाता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन को अनॉक्सीश्वसन या अवायवीय श्वसन कहा जाता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 को, उसे बेटा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और भैया ऊर्जा का निर्माण होता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है और यहाँ पर एटीपी के 38 मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। और यहाँ पर भैया ये जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज का पूर्णतः दहन होता है, पूर्णतः दहन होता है। इतनी बात क्लियर है। मैंने कहा कि यहाँ पर ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। अरे यही तो बताया था मैंने रेस्पिरेशन, यही तो श्वसन बताया था जिसमें ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जा रहा है, ऊर्जा का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है और यहाँ पर एटीपी के 38 मॉलिक्यूल का निर्माण होता है और यहाँ पर ग्लूकोज का पूर्णतः दहन भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, वो ग्लूकोज की अनुपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ग्लूकोज का नाम आ गया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है ना। और ये किस किस की सहायता से टूटता है, या तो एंजाइम हो सकता है या कोई उत्प्रेरक हो सकता है, कोई कैटलेट हो सकता है, उसके अनुपस्थिति में टूटता है। वो निर्भर करता है कि वो हो क्या रहा है, वो रिएक्शन कौन सी हो रही है। तो यहाँ पर जो अंतिम उत्पाद होता है वो लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। लैक्टिक एसिड प्लस में जल प्लस में CO2 और भैया एटीपी। यहाँ पर एटीपी में 2 मॉलिक्यूल बनते हैं एटीपी के, यानी कि जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है और सिर्फ 2 मॉलिक्यूल का निर्माण होता है भैया ऊर्जा में। दिख नहीं रहा। अंतिम उत्पाद क्या बनता है इसमें, लैक्टिक एसिड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है और एटीपी के सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ही बनते हैं। यहाँ पर जो ग्लूकोज होता है उसका अपूर्ण दहन होता है, पूर्णतः दहन नहीं होता। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीश्वसन क्या होता है और अनॉक्सीश्वसन क्या होता है। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीश्वसन क्या है, अनॉक्सीश्वसन क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट। तो इनसे जगह पूछी जाती है कि ऑक्सीश्वसन कहाँ होता है। तो ऑक्सीश्वसन होता है भैया कोशिका द्रव में और माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन जो अनॉक्सीश्वसन है यानी कि अवायवीय श्वसन है, ये सिर्फ कोशिका द्रव्य में होता है, ये कोशिका द्रव्य में होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है भैया, ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो इनके उदाहरण है। एरोबिक रेस्पिरेशन के उदाहरण क्या है, एनिमल्स, बर्ड और रेप्टाइल्स जो रैंकर चलते हैं, उभयचर एम्फीबियन भी लिख सकते हैं आप, ह्यूमन भी इसी में ही आता है। ये सभी इसी के उदाहरण है भैया एरोबिक रेस्पिरेशन के। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो भैया ये इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं इस तरफ, ध्यान से समझना। यहां पे लिख दूं क्या, ओके। पहला है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स का मतलब होता है कीट।
कीटों में कौन सा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीटों में कौन सा श्वसन होता है, तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी कि अनोक्ष श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है। दूसरा आता है माइक्रोब्स, लिख लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो माइक्रोब्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उनमें कैसा श्वसन होता है, उनमें भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अवायवीय श्वसन होता है। इतनी बात क्लियर है। उसके अलावा बात करें किण्वन की प्रक्रिया में, जो किण्वन की जो प्रक्रिया होती है, इस किण्वन की प्रक्रिया में भैया, इस किण्वन की प्रक्रिया में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब किण्वन की प्रक्रिया के तहत जैसे कि दूध का दही में बनना, दूध से दही बनना किस प्रोसेस का उदाहरण है, किण्वन का उदाहरण है। और बात करें अंगूर से शराब का बनना, अंगूर से शराब का बनना किसका उदाहरण है, किण्वन की प्रक्रिया का। और बात करें गोबर गैस का बनना, किसका उदाहरण है, ये किण्वन की प्रक्रिया का उदाहरण है। और किण्वन की प्रक्रिया जो होती है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है, यानी कि अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया है। इतनी बात क्लियर है। और अंकुरित बीजों में भी, जो अंकुरित बीज होते हैं उनमें भी अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है, यानी कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। उसके अलावा हमें थकान महसूस होती है, कब होती है, जब हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। अभी लैक्टिक एसिड कब बनता है, तो भैया ये लैक्टिक एसिड जो बनता है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन, जब हम बहुत ज्यादा परिश्रम कर लेते हैं, शारीरिक परिश्रम कर लेते हैं, तब भैया हमारी मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है, जिसके तहत लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और जिसके कारण हमें थकान महसूस होती है। वो किसका उदाहरण है, वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन का, यानी कि अनोक्ष श्वसन का उदाहरण है, अवायवीय श्वसन का उदाहरण है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको लिखने हैं भैया और याद करने हैं। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, और पूछे जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं ये सारे के सारे ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, इसलिए कहता हूं कि अगर आपने ये श्वसन तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर पढ़ लीजिए। अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले ले स्क्रीनशॉट, फिर दोबारा ले लीजिए, एक बार नहीं लिया तो। मैं आपको हमारे इस चैनल का शेड्यूल बता देता हूँ। सुबह 6 बजे हर रोज कम्युनिटी पोस्ट में बायोलॉजी के एक बेहतरीन क्वेश्चन डाला जाता है। ये वो क्वेश्चन होता है जो या तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछा गया होता है, इस क्वेश्चन को आगे पूछे जाने की संभावना रहती है। हर रोज 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आप भी दीजिए ताकि बायोलॉजी के बेहतरीन क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बनी रहे। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम हॉल में मुलाकात करेंगे, इसलिए हर रोज इस क्वेश्चन का आंसर दिया करो भैया। शाम 7 बजे रेलवे वाले बच्चों के लिए मैंने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैं बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवा रहा हूं भैया रेलवे के। अगर आप में से कोई भी भाई या बहन रेलवे की तैयारी कर रहा है तो शाम 7 बजे वाले बैच को ज्वाइन कर लेना। 1 रुपये फीस नहीं है, बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ाया जा रहा है, एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में समझाया जा रहा है, बिल्कुल सिंपल भाषा में। और आपके एग्जाम से पहले आपका सिलेबस करवा दिया जाएगा। 1 रुपये फीस नहीं है, सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके, बस और कुछ नहीं। रही दूसरी बात, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यूज करवा रखे हैं, चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं भैया। सुबह 7 बजे भी हमारी क्लास आती है। सुबह 7 बजे वाली जो क्लास है भैया, उसमें हम आपको राजस्थान पशु परिचर भर्ती के लिए बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अब तक मैंने कोशिका विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, प्रोटीन के क्वेश्चन करवा दिए हैं, कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चन करवा दिए हैं, विटामिन के क्वेश्चन करवा दिए हैं, उत्सर्जन तंत्र के क्वेश्चन करवा दिए हैं, और आज मैं आपको श्वसन तंत्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहा हूँ भैया। तो ये नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ राजस्थान पशु परिचर भर्ती वालों के लिए है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, बेझिझक होकर देख सकते हो। देखने में आपको फायदा ही है, नुकसान नहीं है। अगर आपके सिलेबस में बायोलॉजी है तो भैया आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि सीखने की कोई लिमिट नहीं होती है। जितना सीखोगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। तो
आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ भी गई होगी और ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि कॉकरोच तिलचट्टा का मुख्य श्वसन अंग क्या है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए विंड पाइप, ऑप्शन नंबर बी है स्किन, ऑप्शन नंबर सी है लंग्स, ऑप्शन नंबर डी है गिल्स। बताइए राइट आंसर क्या होगा? श्वसन अंग क्या होता है? ऐसे अंग जो श्वसन में सहायक होते हैं, जो रेस्पिरेशन में सहायक होते हैं, ऐसे अंगों को श्वसन अंग कहा जाता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहा जाता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, श्वसन क्या होता है, मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बहुत अच्छे से बताया था। और हमारे शरीर का जो मुख्य श्वसन अंग होता है वो होता है भैया लंग्स, यानी कि आपके फेफड़े। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था भैया तो आपको बहुत अच्छे से लंग्स के बारे में बताया था, इसलिए मैं आपसे फिर दोबारा कहता हूं कि अगर आपने श्वसन तंत्र वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया तो जाकर पढ़ लीजिए। बताइए कॉकरोच का मुख्य श्वसन अंग क्या है? विंड पाइप, स्किन, लंग्स या गिल्स? गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है विंड पाइप। विंड पाइप कहा जाता है वायु नली को, इसे ट्रेकिया का नाम भी दिया जाता है। तो यही भैया कॉकरोच का मुख्य श्वसन अंग है। स्किन किसकी है? यानी कि स्किन यानी कि जो त्वचा होता है बेटा, जो त्वचा होती है वो किस जीव का मुख्य श्वसन अंग है? तो वो है अर्थवर्म का। अर्थवर्म का मतलब केंचुआ का, और केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है भैया, आगे बात आती है लंग्स। तो लंग्स किसका मुख्य श्वसन अंग है? अभी अभी मैंने बताया ह्यूमंस का, यानी कि हमारा। और बात करें एनिमल्स का, यानी कि जानवरों का, जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, इन सभी का। और बात करें पक्षियों का, बर्ड्स, इन सभी का मुख्य श्वसन अंग भी भैया क्या है? लंग्स। गिल्स किसका मुख्य श्वसन अंग है? तो भैया फिश का, यानी कि मछलियों का। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भैया पादपों का मुख्य श्वसन अंग क्या है? पादपों का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो आपको आंसर देना है भैया स्टोमेटा। वातरंध्र, अब ये वातरंध्र क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए ये एक लीफ है, ये क्या है? एक लीफ है भैया। अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हो तो इसमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई देते हैं, और इन छोटे छोटे छिद्रों को ही स्टोमेटा कहा जाता है, यानी कि वातरंध्र कहा जाता है। और यही भैया पादपों का मुख्य श्वसन अंग होता है। इतनी बात क्लियर? अगर मैं मेंढक के बारे में बात करूं तो मेंढक का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो आप सभी को पता है मेंढक जो होता है वो एम्फीबियंस होता है, यानी कि उभयचर होता है। वो धरती पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। जब वो धरती पर रहता है तो भैया इसका मुख्य श्वसन अंग माना जाता है लंग्स, और जब ये पानी में रहता है तब इसका मुख्य श्वसन माना जाता है भैया आपकी स्किन, यानी कि त्वचा। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम आता है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक बहुत ही फेमस है अमीबा, एक कोशिकीय जीव है। इसका शरीर सिर्फ एक ही कोशिका से मिलकर के बना हुआ होता है। तो अगर अमीबा के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका मुख्य श्वसन अंग क्या है, तो इसके शरीर की सामान्य सतह, शरीर की सामान्य सतह। अमीबा का तो ये कुछ मुख्य श्वसन अंग है अलग अलग जीवों के, जिनके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। कोई प्रॉब्लम में आता किसी को? नहीं होनी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चले भैया, ओके। बताइए भैया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? ये थोड़ा उल्टा सुल्टा लिख दिया। उल्टा सुल्टा तो नहीं लिखा, लेकिन सही अच्छे से लिख नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हवा का मार्ग क्या है?
ये आपके ऑप्शन है, नोज, नोज के बाद में फेरिक्स, फिर लेरिक्स, विंड पाइप, लंग्स। ऑप्शन नंबर बी है नोज, लेरिक्स, फेरिक्स, विंड पाइप, लंग्स। ऑप्शन नंबर सी है नोज, लेरिक्स, फेरिक्स, विंड पाइप, सॉरी लंग्स, विंड पाइप। ऑप्शन नंबर डी है नोज, फेरिक्स, लेरिक्स, लंग्स, विंड पाइप। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ध्यान से समझिए, मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले जो एयर होती है वायुमंडल में, जो हवा होती है, इस हवा को हम नोज यानी कि नाक की सहायता से इनहेल करते हैं। भाई नाक से ही तो लेते हैं। नाक के बाद में ये जाता है भैया फेरिक्स में। अब ये फेरिक्स क्या है? इसे हिंदी में कहा जाता है गर्सनी। तो विंड पाइप और जो फूड पाइप होती है उसके ऊपर ये लगा होता है फेरिक्स, और ये वह जगह है जिससे होकर भोजन और वायु दोनों गुजरते हैं। तो भोजन और वायु का एक कॉमन पथ कहलाता है भैया श्वसन तंत्र या फिर पाचन तंत्र का ये उपनिष्ठ मार्ग होता है कौन? फेरिक्स, गर्सनी। इसके बाद में लेरिक्स के बारे में बात करते हैं। इसके बाद में ये हवा जो जाती है वो लेरिक्स में जाती है। लेरिक्स, इसे आप वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स भी कहते हो। इस लेरिक्स को वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स कहते हो। इसमें क्या होता है? छोटी छोटी वोकल कॉर्ड लगी हुई होती है, पतली पतली सी वोकल कॉर्ड से हिंदी में कहा जाता है स्वरज्जु लगी हुई होती है। जब हम श्वास लेते हैं तो इन वोकल कॉर्ड में कंपन होता है, और इस कंपन के कारण ही भैया आवाज बनती है। आपको कौन सी भाषा बोलनी है ये आपका ब्रेन डिसाइड करता है, लेकिन ये जो कंपन हुई है इसको आवाज देने का कार्य आपकी जीभ करती है। इसलिए इसे वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। और ये लगा हुआ होता है भैया ट्रेकिया पर, विंड पाइप पर, विंड पाइप पर यानी कि वायु नली पर। और वायु नली के बाद में जो एयर जाती है वो जाती है आपके लंग्स में। ये रास्ता है भैया आपकी हवा का। तो नोज, फिर फेरिक्स, लेरिक्स, विंड पाइप और लंग्स। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। आप सभी को पता है हम 5 ही क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन इन 5 क्वेश्चनों में लगभग भैया 50+ क्वेश्चन की जानकारी आपको दे जाते हैं। यानी कि लगभग आपका आधा से ज्यादा चैप्टर तो हम करा ही जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसनीय वर्णक है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर सी है हीमोसाइनिन, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। इस क्वेश्चन में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन पूछा गया है श्वसनीय वर्णक क्या है। अरे भाई, मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसनीय वर्णक क्या है? श्वसनीय वर्णक के बारे में पूछा गया है। तो रेस्पिरेशन के बारे में आप जानते ही हो। इस रेस्पिरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा का निर्माण करना। यानी कि वातावरण में जो वायु है वो हमारे लंग्स तक आती है, और लंग्स में सिर्फ ऑक्सीजन गैस ब्लड में घुलती है, और भैया हीमोग्लोबिन की सहायता से आपके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक जाती है। किसकी सहायता से जाती है? हीमोग्लोबिन की सहायता से। क्योंकि हीमोग्लोबिन अपने साथ में किसको पकड़ करके ले जाता है? ऑक्सीजन को पकड़ करके ले जाता है। तो रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन के दौरान आई हुई हवा, अब हवा तो वापस तो चली गई, हमारा काम में क्या आएगा? सिर्फ ऑक्सीजन आएगा। तो रेस्पिरेशन के दौरान आई हुई हवा या आए हुए ऑक्सीजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वही हमारा श्वसनीय वर्णक कहलाता है। वही हमारा श्वसनीय वर्णक कहलाता है। तो कौन पहुंचाता है भैया ऑक्सीजन को? हीमोग्लोबिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ग्लूकोज ये श्वसनीय ईंधन है भैया, श्वसनीय ईंधन है, ईंधन के रूप में कार्य करता है। मैंने आपसे कहा था कि रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। तो ये रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है। रेस्पिरेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा का निर्माण करना। तो भैया इस रेस्पिरेशन में ये जो ग्लूकोज है, ये सूत्र जो दिखाई दे रहा है आपको, ये ग्लूकोज का है।
ये यहाँ पर भैया ईंधन के रूप में कार्य कर रहा है। जब ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तब जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो आपका श्वसनी जो ईंधन होगा वो होगा ग्लूकोज। वो क्या होगा? वो आपका ग्लूकोज होगा। हीमोसाइनिन क्या है? तो ऑर्थोपोडा संघ, जो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, ऑर्थोपोडा संघ। और दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा संघ है मोलस्का संघ। इन दोनों संघ का जो श्वसनी वर्णक है वो श्वसनी वर्णक होता है भैया हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन, ये ऑप्शन नंबर सी वाला। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आपसे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। हाँ, मैं मानता हूं इस चैप्टर में बहुत कुछ बाकी रह गया है, लेकिन अब यह तो नहीं है कि मैं आपको एक ही क्लास में सारी चीजों को सिखा दूं। उसके लिए आपको भी टाइम देना पड़ेगा और मेरे को भी टाइम देना पड़ेगा। तो मैंने तो अपना टाइम दे दिया है, आपको पूरा चैप्टर करवा दिया है और एक बार नहीं दो बार आपको पढ़ा दिया है। तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा श्वसन तंत्र वाले चैप्टर का, पढ़ लेना भैया। गारंटी के साथ वादा है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे आपके एग्जाम में। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, हमारे इस YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे कंटेंट के साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाई जाती है। आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए और चेकआउट करिए। हमने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू करवा रखे हैं। नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।